तो चलिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजू भाई आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले सेशन में हमने 3-4 क्लास करवा दिया है, जिसमें से पहले पहले क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया है, जिसका पहले क्लास में हमने आपको उसका थ्योरी बताया है तथा उसका सेकंड क्लास में उसका न्यूमेरिकल बताया है और थर्ड क्लास में हमने आपको क्या बताया है, साउंड एंड वेव बताया है। और इसके पीछे इस क्लास से पीछे हमने क्या बताया है, इलेक्ट्रिसिटी बताया है। और आज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो चलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ। तो इसके पीछे हमने क्या बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने एक चीज बताया था, क्या बताया था उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो लास्ट वाला टर्म बताया था, क्या बताया था कि जो समान आवेश रहेगा, क्या बोले हैं कि जो समान आवेश रहता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। और जो असमान आवेश रहता है वह एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ठीक, तो कूलम्ब्स का लॉ भी यही कहता है कि जैसे देखिए ये कोई दो गो आवेश है, ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा आवेश क्या है, एक है हमारा Q1 और दूसरा है हमारा क्या, दूसरा हमारा Q2, और ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, R। तो कूलम्ब का नियम कहता है मेरे भाई, कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि इन इन दोनों आप देखिए इन दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि ये समान बल है तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि रिपेल करेगा। और अगर असमान बल, ये अगर ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा तो ये दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो देखिए इन दोनों के बीच कुछ बल लग रहा है, यानी कि बल है, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, Q1 इंटू Q2। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। और सेकंड में क्या कहता है कि इन दोनों के बीच लगने जो बल लगता है उसके क्या, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो होता है इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये क्या हो जाता है, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन। ठीक, और जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यही हमारा क्या है, कूलम्ब लॉ कहता है। कूलम्ब लॉ क्या कहता है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। ठीक, तो देखिए फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा कि जब हमारा क्या समानुपाती हटता है, हर वर्ड में याद रखिएगा कि जब हमारा समानुपाती हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। तो देखिए इस समानुपाती को हटाएंगे तो समानुपाती को हटाएंगे तो इक्वल टू आया, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, के। इसका मान कितना होगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, और ये जो के का मान होता है, के का जो मान होता है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। क्या, के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसी को जब सोल्व करेंगे तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्या बोले, 9 गुने 10 के 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक, तो यही हमारा क्या है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ आप लोग समझ गए, यहां तक अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करते हैं, देखिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और जब समानुपाती हटता है, फिजिक्स में जब समानुपाती हटता है तो हर समय एक कांस्टेंट आएगा। तो देखिए कांस्टेंट के ले लिए,
के ले लिए और के का मान Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। आई के का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो कुछ नहीं, कूलम्ब का लॉ यही कहता है। ठीक, देखिए उसी में उसका जो डिफिनेशन बताया उसको लिख दिए कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए दो लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, जो जो पहले बताया उसी को हम लिख दिए हैं। फिर सेकंड वाला में कहता है कि बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ उसका देखिए इसका क्या कर दिए हैं, व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट विद्युत विभव। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे समझाते हैं, एकदम इजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकदम बहुत इजी है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि ये एक कोई पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट को मान लीजिए कि क्या है, ये कोई पी पॉइंट है और इधर क्या है, और इधर अनंत पे, और इधर अनंत पे क्या रखा हुआ है, कोई Q1 चार्ज रखा हुआ। क्या बोले, ये कोई पॉइंट है और अनंत पे कोई Q1 चार्ज रखा गया है। अनंत से विद्युत विभव कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि अनंत से किसी पॉइंट तक चार्ज को लाने में, जैसे देखिए जैसे कि कोई सामान वहां पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई सामान थोड़ा 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है और उस 1 किलोमीटर से अगर यहां तक हम लाएं, जहां हम है वहां तक अगर कोई सामान लाएं तो वहां से यहां तक लाने में हमें कुछ एनर्जी खपत होगा, कुछ एनर्जी लगेगा ना जी। तो वही कहता है कि जो एनर्जी लगता है उसी को तो विद्युत विभव कहते हैं। तो क्या कहता है कि अनंत से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक, यानी कि यहां से यहां तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोल रहे हैं कि अनंत से किसी पॉइंट को, अनंत से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। देखिए क्या इसका डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव को किसे डिनोट करते हैं, इसको किसे सूचित करते हैं, विद्युत विभव को किसे सूचित करते हैं, तो इसे किसे सूचित करते हैं, भी द्वारा सूचित करते हैं। और जो इसका एसआई मात्रक होता है, जो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है, क्या होता है, जूल पर कूलम्ब। जूल पर क्या होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। जूल पर क्या होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। और इसी को क्या कह देते हैं, जूल पर कूलम्ब को ही क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं। क्या बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को भी द्वारा डिनोट करते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। और इसी जूल पर कूलम्ब को एक अन्य नाम वोल्ट भी देते हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मात्रक होता है, एनटीपीसी में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मात्रक होता है जूल पर कूलम्ब के अलावा क्या होता है, तो एक होता है हमारा वोल्ट होता है। ठीक, यहां तक याद रहेगा जी। तो देखिए यही कहता है हमारा क्या, यही हमारा कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको किसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसे मापते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे मापते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसे मापते हैं, तो इसको वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। ठीक, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर। तो ये भैया ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये विद्युत विभव से ही आया। विद्युत विभव क्या बताएं कि अनंत से किसी आवेश को किसी पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब विभवांतर कहता है कि दो बिंदुओं के बीच के
दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे देखिए समझाते हैं, जैसे ये एक कोई पॉइंट है क्या P है, और ये एक कोई पॉइंट है, जो ये एक कोई पॉइंट है क्या है हमारा Q है, और ये हमारा अनंत पे, ये हमारा अनंत पे क्या है, ये हमारा अनंत पे क्या है, ये हमारा अनंत पे हमारा कोई चार्ज है। तो देखिए अनंत से इस पॉइंट तक लाएं, तो देखिए इस अनंत से इस पॉइंट तक अगर हम लाएं तो कुछ तो इसमें कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कार्य करना पड़ा, और देखिए फिर इसी आवेश को एक दूसरे पॉइंट तक लाएंगे, तो देखिए यहां तक भी लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे कुर्सी है, ठीक, तो इस कुर्सी को कुछ यहां से उठा करके यहां लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, फिर वही कुर्सी को यहां से उठाकर जितना दूर ये लाए उससे कुछ और दूरी लेकर के जाएंगे, तो वहां भी कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए वहां ज्यादा और यहाँ क्या लगा, कार्य कम लगा, तो ये दोनों कार्य का जो अंतर होगा ना, ये दोनों कार्य यानी कि दोनों पॉइंट के बीच का जो कार्य का अंतर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स की दुनिया में विभवांतर कहते हैं, या विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोले कि क्या बोले कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, यानी कि वहां चेयर लेकर के गए फिर वहां लेकर गए, तो यहाँ पॉइंट और ये पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट के बीच में कार्य करना पड़ा, यहां से वहां लेकर गए, यहां से वहां लेकर गए तो कार्य करना पड़ा, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा कार्य का, इसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स की दुनिया में विभवांतर। क्या बोले कि इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको किसे डिनोट करते हैं, ये इसको V से सूचित करते हैं, और V बराबर क्या होता है, इसका बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कार्य, कार्य क्या होता था, W, इसका मतलब जो होता है ये डेल है, इसका मतलब क्या होता है, अंतर, कार्य में कार्य का अंतर, इसका मतलब क्या होता है, कार्य का अंतर, इसका मतलब क्या होता है, कार्य का अंतर, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा आवेश, यानी कि Q, और क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आवेश हो जाएगा, यानी कि कार्य ये तो हमारा हो गया क्या, कार्य का अंतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और जो वोल्टमीटर को जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम लोग वोल्टमीटर में मापते थे, तो इस वोल्टमीटर को हम लोग समानांतर क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को हम लोग किस में लगाते हैं, तो वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे देखिए ये हमारा कोई रेसिस्टेंस है, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक रेसिस्टेंस, देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। तो देखिए इसको जब हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो एमीटर को तो मेरे भाई किस में जोड़ते हैं, एमीटर को तो हम लोग किस में जोड़ते हैं, सीरीज में ही जोड़ देते हैं, सीरीज में ही जोड़ देते हैं। और जो हमारा वोल्टमीटर होता है, ये हमारा वोल्टमीटर होता है, इसको कहां जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहां जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसको हम लोग कहां जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसको वोल्टमीटर को। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बोले तो क्या, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध क्या कहता है कि किसी चालक से, क्या बोलता है कि किसी चालक से जब करंट को फ्लो कराइएगा, किसी चालक से जब करंट को फ्लो कराइएगा तो उस करंट का एक क्या करता है, अपोज करता है। जैसे देखिए अगर आप आगे बढ़ना चाहिएगा ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहिएगा तो जो पड़ोसी रहेगा ना वो जलेगा, वो आपको देख करके क्या करता है, जलता है, यानी कि अपोज करता है, यानी कि वह जलता है कि वो आगे ना बढ़े। तो जो पड़ोसी है ना वही प्रतिरोध है, वही रेसिस्टेंस है, यानी कि जब आगे आप बढ़ने की कोशिश करिएगा तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा, तो यानी कि रोकेगा। तो वही जो रोकेगा वही क्या है, समझिए ना कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका अपोज कौन कर रहा है, तो वो पड़ोसी कर रहा है, तो वह पड़ोसी जो ही होगा वह क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो यानी कि फिजिक्स में कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, कि किसी चालक से, क्या बोलता है कि किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित करता है, क्या बोलते हैं, किसी चालक से जब विद्युत धारा
प्रवाहित करता है, प्रवाहित करता है, तो उसे उसे क्या करता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे देखिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इधर से क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, रेसिस्टेंस जो रहेगा इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, रेसिस्टेंस कह देंगे, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, रेसिस्टेंस करेंगे। यानी कि किसी कंडक्टर से या भी किसी भी उपकरण से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको रोकेगा, तो जो रोकेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब कहता है कि जो रेसिस्टेंस होता है जो मुख्य रूप से चार चीज पर निर्भर करता है। रेसिस्टेंस जो होता है कितने चीज पर निर्भर करता है, चार चीज पर निर्भर करता है। तो पहला क्या है कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर निर्भर करता है, कहता है कि रेसिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए रेसिस्टेंस जो होता है किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला कहता है क्या कि रेसिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि जितना लंबा कंडक्टर रहेगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। जैसे कि एक इतना 1 मीटर का कोई तार है कंडक्टर, मान लीजिए कि 1 मीटर का कोई कॉपर का तार है, तो उसमें जो रेसिस्टेंस जो होगा ना कम होगा। और कोई 10 मीटर का तार है तो 10 मीटर के अपेक्षा, क्या बोल रहे हैं कि 10 मीटर के अपेक्षा ये जो 1 मीटर का वायर है इसमें रेसिस्टेंस होगा जो क्या होगा, कम होगा। यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। लंबाई के क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और क्या कहता है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि देखिए लंबाई के तो समानुपाती हो गया, लेकिन इसके एरिया का जो ये वायर है, ये वायर के एरिया का इसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये हमारा वायर है, तो देखिए अगर जितना मोटा वायर रहेगा, क्या बोल रहे हैं कि जितना मोटा अगर वायर रहेगा, जितना 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 ज्यादा मोटा रहेगा उसमें उतना ही रेसिस्टेंस का मान क्या होगा, कमेगा। जैसे देखिए ये हमारा मान लीजिए कि क्या है, रेसिस्टेंस है। तो देखिए अगर ये इतना मोटा है तो इसमें रेसिस्टेंस का मान क्या है, कम है। अगर इससे भी मोटा पतला ले लेंगे, जैसे ये नोकी, अगर इतना पतला अगर वायर रहेगा तो इसमें रेसिस्टेंस का मात्रा इसके अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जितना मोटा रहेगा उतना ही रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे देखिए रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का, ठीक। यानी कि एरिया का मान बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। एरिया का मान बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का मान घटेगा, और रेसिस्टेंस का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो एरिया का मान क्या होगा, घटेगा। तो वही चीज कहता है ना कि क्या होता है, एरिया का यानी कि क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल के, रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कर्मानुपाती होता है। क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा कहता है कि तापमान बढ़ने से, अब जो हमारा रेसिस्टेंस है तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी कि तापमान बढ़ने से क्या बोलता है कि रेसिस्टेंस का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कि देखिए अगर 5 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेसिस्टेंस का मान पूछे और 10 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस का मान पूछे, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस का मान होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, और 5 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस का मान हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो क्या कहता है कि तापमान के क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है, तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। और एक हमारा क्या है, लास्ट जो हमारा क्या कहता है, कैसे तो बहुत सारे कारक पर निर्भर करता है, लेकिन मुख्य रूप से हमें 4 पढ़ना है। और जो लास्ट कहता है कि पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर।
जैसे पदार्थ का प्रकृति कहने का मतलब कि जो ये हमारा वायर है, कॉपर का है या फिर एल्युमिनियम का है या फिर आयरन का है, यानी कि अगर कॉपर का रहेगा, ठीक, क्या बोल रहे हैं कि अगर कॉपर का रहेगा तो ये तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर का रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस एकदम कम रहेगा। अगर वहीं एल्युमिनियम का रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस जो कॉपर है उससे ज्यादा रहेगा, और अगर आयरन का रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस उस दोनों से भी ज्यादा रहेगा। तो उसी को क्या कहते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है जो किस पे निर्भर करता है, एक करता है किस पे, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर क्या करता है, किस पे निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पे एक निर्भर करता है। क्या बोल रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो रेसिस्टेंस जो होता है लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, लंबाई के समानुपाती, यानी कि जितना लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना ही रेसिस्टेंस हमारा क्या जाता रहेगा, बढ़ते जाएगा। और रेसिस्टेंस जो होता है सेकंड में कहता है कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का मान हमारा क्या होगा, घटेगा, और रेसिस्टेंस का मान अगर बढ़ाएंगे तो एरिया हमारा क्या होगा, घटेगा। और तीसरा कहता है कि तापमान के समानुपाती होता है, यानी कि तापमान अगर बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, अगर तापमान बढ़ाते जाएंगे यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेसिस्टेंस भी हमारा क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। और चौथा कहता है कि पदार्थ की प्रकृति पे, यानी कि किस तरह का पदार्थ है। अगर कॉपर का रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस का मान कम रहेगा, अगर आयरन का रहेगा तो कॉपर की अपेक्षा आयरन का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। यानी कि निर्भर करता है कि पदार्थ किन किन चीज से बना हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे हमने सेकंड वाला में क्या बताया था कि उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये वाला को हम लोग लिख देते थे, यहां से हमारा एक वर्ड क्या निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है, यहाँ 1/a। तो देखिए आज जब ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर समानुपाती एल बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग फिजिक्स में क्या बताए कि जब कांस्टेंट हटता है, क्या बोल रहे हैं कि जब कांस्टेंट हटता है तो एक हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जब जब हमारा जो समानुपाती हट जो है ये हटता है तो हमारा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो देखिए इसको हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल, इसके लिए एक समानुपाती आएगा जो क्या होगा, रो एल बाई क्या हो जाएगा, ए। और इसी रो को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोले, प्रतिरोधकता। क्या बोले, प्रतिरोधकता। क्या बोले कि जब ये लंबाई के समानुपाती और उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब समानुपाती को हटाते हैं तो क्या आता है हमारे एक कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी बराबर क्या निकल के आएगा, रो, आइए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू ए बटा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का जो हमारा मात्रक क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का मात्रक हमने क्या बताया था इसके पीछे क्लास में, सॉरी पीछे क्या बताया था, ओम। तो इसको लिख देंगे ओम। एरिया का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है हमारा, तो लंबाई का मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर होता है। तो ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होगा क्या होगा, ओम मीटर। देखिए ओम मीटर जो हमारा होगा क्या होगा, रेसिस्टिविटी का हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब देखिए अब यहां से भर के एएलपी और आरपीएफ में एक चीज पूछता है, क्या पूछता है, देखिए एक चीज पूछता है, क्या पूछता है, देखिए ये यहां से एक चीज एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एएलपी और आरपीएफ के लिए एकदम स्टार मार लीजिए, क्या स्टार मार लीजिए, यहां से एकदम छपने वाला सवाल क्या कहता है कि जो सुचालक जो होता है, सुचालक का प्रतिरोधकता 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है। क्या बोले कि सुचालक का प्रतिरोधकता जो होता है 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -6 मीटर होता है, और कुचालक का प्रतिरोधकता 10 के पावर -12 से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर होता है। क्या बोले हैं, सुचालक के लिए 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर, और कुचालक के लिए प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर होता है। ठीक, देखिए
अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कहने का मतलब कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए मेरे भाई कि प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारा होता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हम लोग जानते करते हैं, जैसे कि हम लोग इसके पीछे क्या बताए थे, अमीटर। अमीटर का कार्य क्या है? अमीटर का कार्य क्या है? करंट को बताना। तो देखिए अमीटर जो है क्या करंट को मेजर करता है। तो देखिए अमीटर, तो देखिए अमीटर को किस में लगाते हैं? तो अमीटर को लगाते थे किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक, तो देखिए श्रेणी क्रम में तो उसको लगाते थे। लेकिन यहां पढ़ना क्या? प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़िए। तो देखिए मान लिया कि हमारे पास तीन रेसिस्टेंस है, तो देखिए ये हमारे पास तीन गो रेसिस्टेंस बना दिए, देखिए। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पहले पढ़ रहे हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि कहे तो श्रेणी क्रम। तो देखिए भैया, तो देखिए क्या बता रहे हैं कि तीन गो रेसिस्टेंस है, यानी कि इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए R3। इसको जब हम लोग देखिए वोल्ट मीटर से ऐसे करके जोड़ देती है, प्लस माइनस, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए और देखिए तो ये हमारा सीरीज रेसिस्टेंस सीरीज में हो गया। यानी कि सीरीज में कहता है कि प्लस वाले को प्लस वाले के साथ और माइनस को माइनस वाले के साथ, यानी कि एक दूसरे को जोड़ते जाते। तो देखिए इसको इससे जोड़ दिया, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ, ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और एक हमारा क्या होता है? क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा हमारा जो होता है क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा जो हमारा होता है क्या? समांतर क्रम। क्या बोले? समानांतर क्रम। क्या होता है? समानांतर क्रम। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तीन गो रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग किस में जोड़ना है? समानांतर क्रम। तो देखिए ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, इसको कैसे जोड़ेंगे? एक दूसरे के ऊपर जोड़ते जाते हैं। क्या? एक दूसरे ऊपर जोड़ते जाते हैं। और ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? समानांतर क्रम। ये पोटेंशियल जोड़ दिए, ये हमारा हो गया प्लस माइनस, यहाँ क्या लगा दिए? स्विच लगा दिए। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको में अगर टोटल रेसिस्टेंस का मान पूछेगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो इसका मान R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका ये टोटल रेसिस्टेंस अगर सीरीज में रहेगा तो इसके लिए अगर टोटल रेसिस्टेंस का मान पूछेगा तो कितना होगा? टोटल रेसिस्टेंस, इसको एस पढ़िएगा, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल के लिए जो हमारा रेसिस्टेंस होगा, टोटल रेसिस्टेंस जो होगा कितना? टोटल पैरेलल कितना होगा? 1 बटा कितना? R1 प्लस 1 बटा कितना? R2 प्लस 1 बटा कितना होगा? R3। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना? पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए हो गया। पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए 1 बटा आर पी बराबर कितना? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस कितना? 1 बटा R3। ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल रेसिस्टेंस हो गया। ठीक, देखिए आप पता कि रेसिस्टेंस जो हमारा करंट जो होगा उस सीरीज में ज्यादा होगा तो यह पैरेलल में। तो देखिए करंट जो हमारा होगा वो हमारा किस में होगा ज्यादा? तो वो हमारा किस में होगा? पैरेलल में होगा। तो देखिए कैसे, जैसे कि रेसिस्टेंस इसमें टोटल, जैसे देखिए इसको अगर दो जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 ओम हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे तीन को मान लीजिए कि यहाँ जुड़े तो देखिए ये हमारा कितना हो गया? 6 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। और अगर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 बटा 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना? 1 2 3 और 3 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1.5 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.5 ओम। तो देखिए 1.5 ओम यह पर हमारा क्या हो गया? रेसिस्टेंस। तो जहां पे रेसिस्टेंस का मान कम रहेगा वहां पे हमारा क्या रहता है? करंट का मान ज्यादा। और जहां रेसिस्टेंस का मान ज्यादा वहां पे रेसिस्टेंस का मान कम। तो देखिए अगर कोई पूछेगा कि करंट का मान जो सीरीज में ज्यादा होगा या फिर पैरेलल में, तो क्या बोलेंगे कि करंट का मान सबसे ज्यादा किस में होगा? पैरेलल में होगा सीरीज के अपेक्षा। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और देखिए, एक हमारा नया टॉपिक आता है क्या? ओम्स लॉ। तो भैया ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप भी उस समय रहते ना तो ओम्स का नियम दे देते हैं। ओम्स का नियम बहुत ही सरल है। क्या? बहुत ही सरल। जैसे
जैसे कि देखिए क्या कहता है, ओम्स का नियम कहता है कि अगर मान लिया जाए कि आपको पास कितना 100 वोल्ट का बैटरी है, ठीक, कितना 100 वोल्ट का बैटरी है आपके पास, और एक जो है आपके पास 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक, क्या बोले कि एक आपके पास 100 वोल्ट का बैटरी है और एक आपके पास 10 वोल्ट का बैटरी है। तो ये तो पता है ना कि जो ज्यादा वोल्टेज का रहेगा वो ज्यादा करंट देगा। क्या बोल रहे हैं कि जो ज्यादा वोल्ट का रहेगा वो क्या करेगा, ज्यादा करंट देगा, और जो कम वोल्ट का रहेगा वो कम करंट देगा, ठीक। तो देखिए अगर ये 100 वोल्ट का है, जैसे देखिए 100 वोल्ट का यानी कि बड़ी बैटरी, तो बड़ी बैटरी जो रहेगी वो क्या करेगा, ज्यादा करंट देगा, और जो छोटी बैटरी रहेगी वो क्या देगा, करंट। तो बस ओम का नियम यही कहता है, क्या कहता है कि किसी चालक से, क्या बोल रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा, ओम्स का नियम कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा का जो मान होता है उसके क्या होता है, उसके वोल्टेज के क्या होता है, यानी कि जो ये यहां से दे रहा है, यानी कि वोल्ट उसके वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जितना ज्यादा, जितना बड़ा, जितना ज्यादा अगर वोल्टेज रहेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या रहेगा, करंट का मान रहेगा, उतना ही अधिक क्या रहेगा, करंट का मान रहेगा। तो यानी कि भी समानुपाती क्या होता है, आई, भी समानुपाती क्या होता है, आई। अब फिर से वही बात कि जब समानुपाती हमारा हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या आता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस आर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, रेसिस्टेंस आर आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं कि भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि जितना अधिक हमारा क्या वोल्टेज रहेगा उतना ही अधिक हमारा करंट रहेगा। इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो चलिए आज तक हम यहीं तक रखते हैं। मेरा सेशन कैसा लगा इसके लिए ये आप जरूर बताइएगा। अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।